नमस्कार, मी पूनम लेडीज विंगच्या आजच्या भागात आपलं स्वागत करते. तर आज आपल्यासोबत आहेत नागपूर शहरातील सुमित्रा चॅटर्जीजी, ज्या विविध विषयांवर सल्ला देतात, विविध विषयांवर काउन्सिलिंगचं काम करत आहेत त्या नागपूर शहरामध्ये. तर कोणते महत्त्वाचे मुद्दे त्यांना काउन्सिलिंग दरम्यान जाणवतात, काय काउन्सिलिंगसाठी विविध प्रकार आहेत, हे आज आपण त्यांच्याचकडनं जाणून घेऊया. मैम, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. काउंसलिंग जो सब्जेक्ट है, मतलब काउंसलिंग अगर आप कर रहे हो तो ऐसा आपको क्या महसूस हुआ कि आपने काउंसलिंग करना चाहिए, इस बारे में सोचा और काउंसलिंग करना स्टार्ट किया? मैं सुमित्रा चैटर्जी, साइकोलॉजिकल काउंसलर. मैं लास्ट 24 ईयर से वीएनआईटी में एज ए साइकोलॉजिकल काउंसलर काम कर रही हूँ. वीएनआईटी मीन्स विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ. मेरा प्राइवेट क्लिनिक है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हूँ और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मेरे काम में और इस तरह से मैं काम कर रही हूँ. मैम, काउंसलिंग जो एक सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, काउंसलिंग की पढ़ाई जो होती है, एंड बेसिकली काउंसलिंग कितने टाइप की होती है, और आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि आपने काउंसलिंग के बारे में पढ़ाई की या काउंसलिंग लोगों को करना स्टार्ट किया, ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ होगा, उसके बारे में बताइए. हाँ, मैंने मेरे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैंने मास्टर्स किए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में. फिर मैंने पर्सनल काउंसलिंग कोर्स की, फिर सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया. बचपन से ही मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि मैं लोगों को मदद करूं. और जैसे होता है ना कि हम अगर कोई प्रोफेशन के थ्रू कुछ काम करते हैं तो उसका वेटेज ज़्यादा होता है, वो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं. तो इस तरह से मैंने सोचा और फिर ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करते हैं, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं लाइफ में. तो ऐसे समय में कुछ ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारी बात को बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से उसको समझे और फिर उसका एनालिसिस करे और हमको उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने में मदद करे. तो एक काउंसलर ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमें इस ऐसे प्रॉब्लम में से, ऐसे सिचुएशन में से बाहर निकाल सकते हैं. कि फिर मैंने ये अपना करियर चूज़ किया. मैम, पिछले 24 साल से आप काउंसलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ऐसी लगती है कि आज का जनरेशन या कोई भी एज ग्रुप हम कैरी कर सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप में अगर आपको ऐसे काउंसलिंग करते वक्त क्या ऐसे महसूस होता है कि ये मुद्दे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं लोगों में कि जिसकी वजह से उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है? जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मानसिक स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक है तो हम हमारा कोई भी काम सही तरीके से कर सकते हैं. तो उसके लिए जैसे हम काउंसलर क्या है कि जो भी व्यक्ति हमारे पास में आते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है उसको पहले हम अच्छे से सुनते हैं, सुन के उसको समझते हैं और समझने के बाद में उनको कैसे उसकी मदद किया जाए उस पर हम पूरा ध्यान रखते हैं. तो जैसे मेरा प्राइवेट क्लिनिक है तो वहाँ पे जैसे सभी एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे आते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आते हैं, फैमिली डिसहार्मोनी होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस टाइप के लोग आते हैं. तो हर एक एज ग्रुप के लोग आते हैं. ये मेरा प्राइवेट क्लिनिक में होता है. और जैसे वीएनआईटी में हूँ तो वीएनआईटी में मोस्टली स्टूडेंट्स रहते हैं एंड स्टाफ मेंबर्स भी आते हैं. तो स्टूडेंट्स जैसे फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, एमटेक, पीएचडी सभी लोग आते हैं. तो इसमें कैसा होता है कि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट उनका एक मेडिकल चेकअप होता है. तो मेडिकल चेकअप में हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं. तो स्क्रीनिंग में हमको ये पता चलता है, जैसे हम उसका एनालिसिस करते हैं, कोई क्वेश्चनर देते हैं, क्वेश्चनर का फिर वो जैसे वो फिलअप करके हमको देते हैं. तो फिर उसका हम एनालिसिस करके ये पता करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नीडी हैं. जो नीडी स्टूडेंट्स हैं फिर उनका हम सबसे पहले उनको अपॉइंटमेंट देते हैं और फिर अपॉइंटमेंट के थ्रू उनका काउंसलिंग होता है. इसके अलावा भी जैसे वहाँ पे डीन है, डीन के थ्रू आते हैं, फिर मेडिकल ऑफिसर है, वार्डन है, प्रोफेसर्स हैं. तो ये होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है, सब मिलजुल के काम करते हैं. फिर हमारे वीएनआईटी में जैसे एक स्टूडेंट मेंटर प्रोग्राम है, जैसे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं मेंटर फॉर फर्स्ट ईयर.
तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वो टेक केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, और जैसे उन कुछ हद तक वो हेल्प कर पाते हैं, और कुछ हद के बाद में उनको किसी की ज़रूरत पड़ती है कि थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो फिर वो हमारे पास लेके आते हैं, रेफ़र करते हैं। तो इस तरह से वो बहुत अच्छे से मैनेज होता है। कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं, एकेडमिक इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस अचानक से डाउनफॉल में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और पर्सनल इश्यूज़ भी कई बार होते हैं। तो इस तरह से वो लेके आते हैं, फिर काउंसलिंग सेशन होता है और फिर उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मेरे प्रोफेशन में। तो मैम इस फील्ड में काम करते वक्त आप किन किन तरीकों से या कितने वैरायटी में आप लोग काम कर सकते हो या आपको काम करने का मौका मिल रहा है? वैरायटी मीन्स पहले तो वो अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि वो उनको कैसे हम ट्रीट करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको पहले थोड़ा हेजिटेशन भी होता है कि ये काउंसलर के पास जाना, तो थोड़ा सा हिच होता है, बट एक बार वो आते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, और वो बहुत अच्छे से फिर वो आते हैं। तो वैरायटी ऐसा है कि हम उनको कौन सा थेरेपी यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा नहीं बता पाते, क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा कि मैं सीबीटी यूज़ कर रही हूँ कि आरईबीटी यूज़ कर रही हूँ कि कौन सा काउंसलिंग का। पर हम उसके प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को देखते हुए, उसकी क्या प्रॉब्लम है वो देखते हुए हम थेरेपी यूज़ करते हैं, और डेफिनेटली वो उस थेरेपी से बाहर आते हैं। और मतलब ऐसे कई सालों से, जैसे मैं 24 ईयर्स से हूँ, तो ऐसे बहुत सारे फीडबैक्स हैं मेरे पास में कि वो लोग कैसे उस प्रॉब्लम में से बाहर आए, और आज वो लोग बहुत अच्छे से खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैम जैसे आपने कि कहा आरएबीटी एंड सीबीटी, जैसे ये दो काउंसलिंग के प्रकार है, तो दोनों में फर्क क्या है? हाँ, मतलब दोनों में फ़र्क ये है कि जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जैसे कई बार जैसे डिप्रेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, डिप्रेसिव लग रहा है, उनका कॉग्निशन चला गया रहता है, उनको समझ में नहीं आता है कि क्यों डिप्रेशन आ रहा है, तो वहाँ पे हम सीबीटी का यूज़ करते हैं। जैसे एंजाइटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, तो वहाँ पे हम लोग आरईबीटी, रैशनल थिंकिंग चला गया रहता है उनको। तो इस तरह की जैसे प्रॉब्लम के अनुसार हमको उसको यूज़ करते हैं। तो एंजाइटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं या एंजाइटी के जो लोग होते हैं, उनमें हम आरईबीटी का यूज़ करते हैं। मैम आप कॉलेज मतलब जैसे आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंसलिंग करते हैं, तो वो मतलब उसे एक हम बाजू में रखते हैं, और दूसरी बाजू ये होती है कि अगर आप प्राइवेट क्लिनिक आप अपना चला रहे हो, तो वहाँ पे आपको कई तरीके के लोग आते हैं आपके पास काउंसलिंग के लिए। तो फोकस्ड हम करते हैं छोटे बच्चों पर, क्योंकि आज के जनरेशन में छोटे बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो जब उन्हें काउंसलिंग करने की बारी आती है, तो छोटे बच्चों को कन्विंस करना, अगर उन्हें क्या प्रॉब्लम है ये पता करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपको क्या चीज़ें नज़र आती है कि काउंसलिंग उन्हें करते वक्त उन्हें कंफर्ट जोन में लाना कितना मुश्किल हो सकता है, कितना चैलेंजिंग हो सकता है? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली सच बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार ओपन नहीं होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली ये बहुत हमारा आर्ट होता है कि उनके जो प्रॉब्लम है वो अपने आप से बताए। तो उनके साथ बहुत अच्छा रैपो डेवलप करना पड़ता है बच्चों के साथ में, कि पहला दिन आया और उन्होंने सारी प्रॉब्लम बता दी, ऐसा 2 मिनट में होगा ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो सेम डे पे बताते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट सेशन थोड़ा हमारी फ्रेंडशिप बन जाती है, हम अच्छे से उससे बातचीत कर लेते हैं, और फिर ग्रेजुअली फिर उसको जैसे उसको क्या हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है, जैसे पूछते हैं तो वो बताते हैं। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ, सो दैट आप उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। कुछ साल पहले मेरे पास एक छोटी बच्ची आई थी, और वो बच्ची को हमेशा उसको पेट में दर्द होता था, और पेट में दर्द होता था करके वो स्कूल नहीं जाती थी। तो वो पेरेंट्स ने जितने डॉक्टर्स थे, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, सबको कंसल्ट कर लिया था, और फिर फाइनली यहाँ पे एक बड़े सर्जन हैं, डॉक्टर सुबोध गुप्ता, उन्होंने मुझे रेफ़र किया, और फिर वो आए, और उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स को देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी दिनों से सोए नहीं हैं, नींद नहीं हुई उनकी प्रॉपर। तो फिर उन्होंने बताया कि मैडम पता नहीं इसको क्या हुआ है, हम सारे डॉक्टर को बता चुके हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि इसका पेट दर्द क्यों नहीं जा रहा, सारे मेडिसिन हुए, इंजेक्शन हुआ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा इससे बात करूंगी। तो फिर वो मेरे पास बैठी,
हम लोग थोड़ी देर ऐसी ही बातचीत किए, जनरल बातचीत किए। तो फिर मैंने पूछा कि कहाँ दुखता है आपका पेट? तो बोली आंटी कुछ नहीं दुखता मेरा पेट। तो मैंने कहा अरे पेट नहीं दुखता, फिर क्यों आप इतने सारे डॉक्टर के इंजेक्शन क्यों ले रहे हो और इतनी सारी दवाइयाँ क्यों खा रहे हो? तो फिर उसने कहा आप किसी को बताओगे तो नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो फिर उसने कहा कि मेरे मम्मी और पापा बहुत झगड़ा करते हैं और मुझे बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है उसकी वजह से, बहुत ऐसा लगता है कि मैं कैसे जीऊँ। मम्मी रोज़ कहती है कि मैं घर से चली जाऊँगी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो जब मैं बोलती हूँ कि मेरा पेट दुख रहा है तो फिर ये लोग दोनों एक साथ हो जाते हैं और फिर मुझे बहुत केयर करते हैं। फिर मैं रोज़ वही करती हूँ। तो लास्ट 3 मंथ से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मैं स्कूल भी नहीं जाती हूँ। पर आप बताएंगे तो नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर पेरेंट्स आए, फिर पूछे कि मैडम क्या होगा क्या ठीक? उनको ऐसा लगा इतने मेडिसिन लेके आए, ये काउंसलर क्या ठीक करेंगे, ऐसा एक होता है ना। तो फिर मैंने कहा कि आप एक काम करोगे, सिर्फ आज की रात आप सिर्फ मौन धारण करके रखना, घर में जाके कोई किसी से बात नहीं करना। बच्चे का खाना अगर नहीं हुआ है तो उसको खाना खिला देना, आप लोग खाना खा लेना और सो जाना। कल सुबह हम बात करेंगे और आज कोई बात नहीं करेगा। तो वो सोची ये कौन सा दवाई है मालूम नहीं, वो घर गए। फिर नेक्स्ट डे उसको मैंने बच्चे को बता दिया था कि बेटा बहुत अच्छा, कल स्कूल जाओगे, कोई ऐसा नहीं होगा, घर में देखना सब ठीक रहेगा। पर वो बोली कि बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो झगड़ा करेंगे ही। मैंने कहा नहीं होगा तो क्या होगा? बोली मैं तो कल स्कूल जाऊंगी। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने कॉल किया कि मैगी स्कूल गई क्या? तो बोले मैडम ये क्या सरप्राइज़ किया आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो तो स्कूल चली गई। मैंने कहा वाह शाबाश, वेरी गुड। तो आपने क्या किया? फिर मैंने कहा कि आपको एक बार आके मिलना होगा, मैं अभी फ़ोन पे आपको ऐसे बताऊंगी तो आपको बहुत ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो वो आए और फिर मैंने उनको वो नरेट किया जो बच्चे ने मुझे बताया था। तो फिर वो रो पड़ी लेडी और फिर उन्होंने कहा कि सच बात है कि हम लोग कुछ दिनों से बहुत लड़ रहे हैं और शायद आप बोल रहे हैं तो ये सच है। तो मैं बोली फिर वो उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है एक्चुअली, वो पॉइंट पे आपको अपने को काउंसलिंग की ज़रूरत है। फिर वो भी सेशन हुआ और वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे से उनका लाइफ चल रहा है। मैम एक पॉइंट ऐसा आता है कि केसेस होते हैं लाइक क्रिमिनल केसेस जो हम एडमायर करके चलते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे भी एक काउंसलर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं, अगर छोटे बच्चों पे अगर रेप्स हो रहे हैं या फिर कोई बच्चा अगर कोई क्राइम होते हुए देख लेता है या फिर कोई ओल्ड इंसान है जिसे याद नहीं आता, अगर उसे काउंसलिंग करके अगर वो इंसिडेंट्स उन्हें याद दिलाना है, तो यहाँ पे काउंसलर का रोल कितना मेजर हो सकता है, इसके बारे में बताइए। जैसे आप बोल रहे हो कि किसी ने कुछ देख लिया है या बच्चों ने कुछ इस टाइप का देख लिया है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो रहता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, कभी कोई लड़का हो सकता है, क्योंकि आज मतलब रेप विक्टिम सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी होते हैं, तो वो ओपनली नहीं बताते क्योंकि जो भी करने वाला इंसान होता है वो उन्हें डर में रखता है कि आपने किसी को बताया तो मैं आपके साथ ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। ऐसे टाइम पे एक बच्चा को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सिचुएशन हैंडल करना एक काउंसलर के लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है? बहुत चैलेंजिंग रहता है क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रोफेशन है ये पूरा चैलेंजिंग प्रोफेशन है। क्योंकि हर नेक्स्ट जो भी इंसान आने वाला है वो क्या प्रॉब्लम लेके आएगा अपने को मालूम नहीं होता है एंड हमें बहुत पेशेंटली वो सुनना पड़ता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसके फिर क्या बेस्ट हो सकता है उस पर हमको ध्यान देना पड़ता है। तो आप जो बोल रहे हैं इस टाइप का केस मैंने हैंडल किए हैं। मतलब एक स्टूडेंट ही था जिसको ऐसा हुआ था, जैसे कोई बुली किया था उसको किसी ने, बुली बोल सकते हैं और सेक्सुअल हैरेसमेंट ही था उसके साथ में। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि वो अपने आप को ओपन नहीं करते हैं कई बार। तो ये काउंसलिंग का जो एक अवेयरनेस है इसके थ्रू ये लोगों को पता चलता है। तो अगर अवेयरनेस है तो फिर वो लोग बराबर आते हैं हमारे पास में और जब आते हैं तो वो फिर बहुत ओपनली ये चीज़ को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है तो उसमें क्या कर सकते हैं। अभी देखिए जो पास्ट में हो चुका है वो तो कुछ नहीं हो सकता, अभी प्रेजेंट में क्या है कि हम उसको कैसे अपनी लाइफ को वो कैसे अच्छे से लीड करें उसके बारे में हम बात करते हैं कि पास्ट हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है जो हुआ है, पर अगर आप उसी में रहोगे वही बातें रोज सोचोगे तो यू कैनॉट गो अहेड, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमारी लाइफ में और क्या अच्छा हो सकता है, क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारा अपना
कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ प्लान करो, कुछ काम में बिजी हो, तो फिर वो चीज़ें थोड़ा सा कम होने लगता है धीरे धीरे। और फिर जैसे बहुत बिजी और बहुत अच्छे काम में हम इन्वॉल्व हो गए तो एकदम ज़ीरो तो नहीं होता है, लेकिन काफ़ी उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। मैम अभी ये जो कोरोना पैंडेमिक का जो एक दौर आया है, तो ये वक्त भी ऐसे हुआ है कि मतलब मोस्टली लोग अपने घर पर रहे हैं या फिर जो दूसरे सिटीज़ में फंस गए थे वो लोग अकेले रहे हैं। ये टाइम पे हर किसी इंसान के दिमाग में अलग अलग तरीके की चीज़ें आई है। तो कोरोना के टाइम पे क्या लगता है आपको कि मतलब लोगों में किस तरीके की मेंटालिटी जनरेट हुई है, या कुछ अच्छी चीज़ें हुई है या बुरी चीज़ें हुई है, तो काउंसलिंग की उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ी है, ऐसा कुछ हुआ है? कोरोना 2020 का एक बहुत बैड फेज रहा सभी के लिए, सभी की ज़िंदगी एकदम अस्त व्यस्त हो गया। लॉकडाउन पीरियड में तो सारे लोग घर में एकदम बंद हो गए। मतलब बहुत डिप्रेसिव फीलिंग था, कोई किसी से मिल नहीं सकते थे। सब अपने अपने घरों में थे। अभी थोड़ा सा बीच में थोड़ा अच्छा हुआ था सिचुएशन, लेकिन फिर से अभी लास्ट वीक से सुनने में आ रहा है केसेस बढ़ गए। मेरे पास केसेस आए डेफिनेटली, पोस्ट कोरोना के केसेस आए, जैसे कोरोना होके गया और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज थे और उनके डिस्चार्ज के बाद में उनको बहुत ऐसा ट्रॉमा होता था, उनको वो सिचुएशंस याद आते रहते थे कि क्या हुआ था, कैसे उनको हुआ और उसके बाद में क्या क्या फेजेस आए, मतलब हॉस्पिटलाइज कैसे किया, फिर वो हॉस्पिटल के क्या सीन थे, कैसे वो लोग कर रहे थे बिहेव उनके साथ में। तो इस तरह से उनको बहुत ऐसा ट्रॉमा चल रहा था उनके मन में। तो पर जब वो आए, अपना डिस्क्राइब किया अपना प्रॉब्लम, फिर उसमें से जैसे सेशंस हुए काउंसलिंग के, तो वो काफ़ी नॉर्मल हो गए और अभी वो बहुत अच्छे से एकदम नॉर्मल है। अभी सारे लोग जो भी जिनको पोस्ट कोरोना की काउंसलिंग मैंने की थी, वो सारे लोग अभी बहुत नॉर्मल हैं। मैम एक अभी जो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन, ये यंगस्टर्स में या कोई भी इंसान में एक लेवल के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अगर वो चीज़ पर हम ध्यान ना दें तो डिप्रेशन के लिए आपको ऐसे क्या लगता है एज ए काउंसलर कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में जा सकता है? अगर ऐसे कोई साइन सिम्टम्स उस इंसान में रहते हैं तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए। हाँ, डिप्रेशन के सिम्टम्स कई लोगों को पता नहीं होता है, तो उसके लिए सेंसिटाइज करते रहते हैं हम लोग कि डिप्रेशन में लोग जैसे उदास रहते हैं, अपना केयर नहीं करते हैं, देर से उठते हैं, खाना नहीं खाते हैं, फिर क्लास जैसे कॉलेज में अटेंडेंस शॉर्ट होता है तो हम इमीडिएटली बोलते हैं कि अगर किसी का अटेंडेंस शॉर्ट हो रहा है तो हमको इन्फॉर्म करिए। तो या फिर वर्क प्लेस में कोई है तो वो बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो कारण क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जो सिम्टम्स है वो अगर किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया तो डिप्रेशन को अपन हैंडल कर सकते हैं। और डिप्रेशन में लोग जैसे बहुत ऐसा डाउन फीलिंग हो जाती है उनकी, कुछ काम करने की उनकी इच्छा ही नहीं रहती। तो ऐसे समय पे अगर खुद से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर कई बार वो खुद से नहीं आते हैं। जैसे डिप्रेशन हुआ है तो रूम में बैठे हैं, रूम से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर कोई ऐसा वेल विशर हो, कोई फ्रेंड हो। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड्स होना चाहिए। तो वो फ्रेंड्स मतलब ट्रू फ्रेंड्स होना चाहिए, वर्चुअल नहीं। तो अगर ट्रू फ्रेंड्स हैं तो वो बिल्कुल ध्यान देते हैं कि ये बच्चा इतने दिन से क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहा है। फिर हम बोलते हैं कि जैसे मेस में खाना खाने नहीं आते बच्चे, तो हम बोलते हैं कि भाई वो बच्चा इतने दिन से क्लास में नहीं आ रहा था, मेस में खाना खाने नहीं आया, तो आपने ध्यान देना चाहिए था कि आपका नेक्स्ट डोर है और आपने ध्यान नहीं दिया। तो फिर वो बिल्कुल ध्यान देते हैं कि मेरा नेक्स्ट डोर मतलब नेक्स्ट टू माई रूम जो भी है, वो अगर क्लास में नहीं जा रहा, मेस में खाना खाने नहीं आ रहा, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैसे लोग आते हैं, फिर डिप्रेशन के क्या कारण हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी के जनरेशन में जैसा है कि पेशेंस बहुत कम है बच्चों में। मार्क्स कम मिल गए तो डिप्रेशन आने लगता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो डिप्रेशन आने लगता है। कुछ जेन्युइन केस है तो फिर ठीक है, जैसे लॉस हो गया है किसी के पेरेंट्स की, किसी की डेथ हो गई बहुत नियर एंड डियर की, तो फिर डिप्रेशन ठीक है, हो सकता है। लेकिन जैसे छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाना, एकदम बहुत ऐसा अपने आप को लो फील करना, इस तरह से देखा जाता है, तो वो हम कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। और उसमें हम ये बताते हैं कि अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं। अपने लाइफ का कोई एक गोल सेट होना चाहिए। जैसे गोल सेट रहता है तो हम उस पर काम करते हैं कि हमारा क्या गोल है और हाउ टू अचीव माई गोल। तो इस तरह से हम अगर इंसान डिसिप्लिन है तो फिर उसके डिप्रेशन का लेवल जो है वो भी कम होता है, डिप्रेशन की इंटेंसिटी भी कम रहती है। मैम अभी की जो जनरेशन है, तो फिलहाल में आपको ऐसे आपके नज़रिए से क्या लगता है कि जो आने वाला जनरेशन है या फिलहाल का जनरेशन है,
तो इनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और जो आने वाला जनरेशन है उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्यों हो सकती अभी का जनरेशन जो है वो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जैसे मोस्टली वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का भी यूज़ करते हैं, बाकी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो यूज़ करते हैं। बट हमने रिसर्चेस में देखे हैं कि आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो 9 to 10 आवर्स अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मोबाइल यूज़ करने से क्या हो रहा है कि वो अपना टाइम को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि 15 मिनट्स देखेंगे फिर छोड़ देंगे, लेकिन वो इतना उसका एडिक्शन हो जाता है कि वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे करते करते 9-10 घंटे वो यूज़ कर रहे हैं। नॉट कंटिन्यूसली बट हो रहा है, मतलब पर डे 9 to 10 आवर्स इज टू मच ना, बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो उनका जो लाइफस्टाइल है पूरा बिगड़ते जा रहा है। देर रात तक जगते हैं बच्चे और सुबह नहीं उठ पाते हैं डेफिनेटली। अगर 2-3 बजे 4 बजे सोएंगे तो कैसे उठेंगे। तो लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, फिर उनका पूरा दिन जो है वो जो टाइम मिलना चाहिए था 24 आवर्स प्रोडक्टिव यूज़ नहीं होता है उनका। फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम हो गई है, क्योंकि वो मोबाइल लेके ही बैठे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, तो जो स्टडीज़ में कंसंट्रेशन है वो भी कम हो गया है, उनके मार्क्स में भी फ़र्क दिखने लगते हैं। तो इस तरह से फिर वो ये मोबाइल का एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट दिख रहा है। मैम ऐसे क्या फोकस्ड पॉइंट आपको लग रहे हैं कि स्टूडेंट्स में या बच्चों में है कि जिसकी वजह से काउंसलिंग उन्हें करना ही चाहिए, या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाते कि समझ नहीं आते, वो लोग नहीं शेयर कर पाते किसी से, और उसके लिए आप लोगों ने अपने तरफ से क्या किया है, या फिर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, इसके लिए आप लोग क्या इनिशिएटिव्स लेने वाले हो इन फ्यूचर? जैसे VNIT में मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आए हुए रहते हैं और सभी टॉपर रहते हैं। तो टॉपर के बीच जो टॉपर है वो यहाँ पे आने के बाद में उनका कंपटीशन सभी टॉपर्स के बीच में होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको फर्स्ट ईयर में आने के बाद में कम मार्क्स मिले, तो उनको लगता है कि अरे बाप रे, ज़िंदगी में मुझे अभी तक की लाइफ में मुझे इतने कम मार्क्स कभी नहीं मिले। तो फिर वो क्या करते हैं कि किसी को बताते नहीं हैं घर में कि मैं फ़ेल हो गया हूँ 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में। तो फिर वो उनको ऐसा लगता है कि मैं बताऊँगा, कैसे बताऊँ मैं? वो खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो पेरेंट्स को भी नहीं बताते हैं। तो फिर वो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्टअप होने लगता है, और फिर वो ना क्लास जाते हैं, क्लास में जाते भी हैं तो कंसंट्रेशन नहीं होता। बार बार उनके दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं कि मैं कैसे मेरे फ्रेंड्स को कैसे बताऊँ, मेरे रिलेटिव्स को कैसे बताऊँ, मेरे पेरेंट्स को कैसे बताऊँ। तो हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं और आगे भी हम काम करेंगे इसके ऊपर, बाहर भी। तो हम लोग जैसे काम करते हैं कि हम लोग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन को कितना अच्छा रखना, क्योंकि कम्युनिकेशन टू ऑल, पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स के साथ में कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात पे हम लोग बहुत जोर देते हैं। हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो, उसके ऊपर भी हम लोगों ने वर्कशॉप्स लिए हैं VNIT में, बाहर भी लिए हैं, और आगे भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि इसके ऊपर हमने बहुत ध्यान देना है कि जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर वो अच्छा रहा, स्ट्रांग रहा, तो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। ये जो ब्रिज है, ये पेरेंट्स नहीं बता पाते हैं, तो ये अगर थोड़ा इनका जो दूरी है वो अगर कम हो जाता है, वो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, तो वो बहुत बिना हिचकिचाहट के साथ में अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। अगर वो शेयर करते हैं प्रॉब्लम, तो वैसे ही उनके जो अंदर जो बहुत स्ट्रेस जमा होता है, एंजाइटी होती है या डिप्रेसिव फीलिंग होता है, वो वैसे ही बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से हम आगे भी ऐसे प्लान करेंगे और सभी लोगों के लिए करेंगे कि ताकि ये इस तरह के प्रॉब्लम्स कम से कम हो, लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें इस एरिया में। तर आज आपण सुमित्रा चटर्जी यांच्याकडनं जाणून घेतलं की सध्याची जी जनरेशन आहे ती, आणि प्रत्येक व्यक्तीमध्ये कुठले महत्त्वाचे मुद्दे आहेत की ज्यांच्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आम्ही डिप्रेशनमध्ये आहोत, किंवा कुठलेही विविध विषय असू शकतात की ज्यामुळे त्यांना त्रास अनुभवतो. तर ह्या सर्व गोष्टींमुळे काउन्सिलिंग ही किती महत्त्वाची ठरते हे आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेतलं आहे. तर भेटूया लेडीज विंगच्या पुढील भागात. तोपर्यंत बघत राहा शंखनाद आवाज सत्याचा.